नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। अपनी जो शक्ति की अवधारणा चल रही थी, उस शक्ति की अवधारणा के अंदर की शक्ति साधन है अथवा साध्य, इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि शक्ति साधन है अथवा साध्य। और इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है कि शक्ति साध्य है अथवा साधन के बारे में लिखिए। तो शक्ति साध्य है अथवा साधन, पावर एज एन एंड और एज ये मीन्स। आदर्शवादी विचारकों के अनुसार, आदर्शवादी जो विचारक हैं उनके अनुसार शक्ति के लिए वर्तमान संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी लक्षण है। आदर्शवादी जो विचारक हैं वे, उनके अनुसार शक्ति के लिए जो वर्तमान संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी क्या है, लक्षण है। और ये यह विश्वास करते आए हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन होते ही शक्ति की ओर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कि जैसे ही परिस्थितियों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजिंग आएगा, और चेंजिंग आते ही जो पावर है, शक्ति है, इसकी जो होड़ मची हुई है, ये एक दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बेंथम के अनुसार उपनिवेशों को स्वतंत्रता देकर के, बेंथम ये कहते हैं कि भाई उपनिवेशों को क्या स्वतंत्रता देकर के, एक प्रूधा है, प्रूधा के विचार में व्यापारिक नियंत्रणों को समाप्त करके, तथा कार्ल मार्क्स के शब्दों में पूंजीवाद के समाप्त होते ही सत्ता के लिए होने वाली होड़ है जो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सत्ता के लिए जो होड़ हो रही है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आधुनिक युग में राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए थे। पहले क्या बना था, राष्ट्रसंघ बना था, लेकिन राष्ट्रसंघ क्या हुआ, असफल हुआ। विश्व में शांति बनाए रखने में, सुरक्षा बनाए रखने में क्या हो गया, असफल हो गया। असफल होने के कारण उसने फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या दिया, जन्म दिया। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध हुआ, और द्वितीय महायुद्ध के अंदर इतना प्रलय हुआ भयंकर के कि विश्व के अनेक राष्ट्रीय जो नेता थे, उन नेताओं ने विचार विमर्श किया कि भाई विश्व में ऐसा है कोई खतरा उत्पन्न न हो और विश्व एक भाईचारे की तरह रहे, विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसलिए उन्होंने किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर। तो राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए थे। अमेरिकी परराष्ट्र सचिव कॉर्डेल ने 1943 में मास्को कॉन्फ्रेंस से लौटते हुए ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तथा सत्ता राजनीति को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नूतन अध्ययन का सुझाव करेंगे। यानी कि एक नया अध्याय इसके अंदर जोड़ा जाएगा। फिर भी शक्ति के द्वंद्व, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रयोग को आज तक समाप्त नहीं किया जा सका है। इनके बावजूद भी फिर भी शक्ति के जो द्वंद्व, युद्ध, आपस में जो बातों का युद्ध चलता रहता है, द्वंद्व, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रयोग जो है वो आज तक इसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। ये द्वंद्व सर्वकालिक और निरंतर गतिशील प्रतीत होता है, क्योंकि जीवित रहने, सुरक्षित रहने तथा दूसरों को प्रभावित करके प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति ही मानव मात्र की क्या है, एक प्रवृत्ति है। हमें जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की जो प्रवृत्ति है वो मानव मात्र की क्या रही है, प्रवृत्ति रही है। जैसे अपन अपने राष्ट्र के अंदर भी उदाहरण इसका देख सकते हैं। शक्ति के लिए निरंतर होड़ आधुनिक राज्यों की मुख्य क्या है, एक विशेषता है। आधुनिक जो राज्य हैं उनके अंदर शक्ति की एक क्या होड़ सी मची हुई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है और जीवित रहना चाहता है। प्रत्येक राज्य चाहता है कि मेरी स्थिति बनी रही एज इट, जो कि तो, और वो जीवित रहना चाहता है। अपने आप को सुरक्षित रखने की भावना ही शक्ति संचालन की मूल क्या है, एक प्रेरणा है। युद्ध, सैनिक तथा क्षेत्रीय निर्वाचन
सुरक्षित रहने की मूल भावना से ही क्या प्रेरित होते हैं। और E.H. कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश राज्यों की दृष्टि में युद्ध रक्षात्मक विभाजक रेखा खींच पाना अत्यंत क्या है, कठिन है। प्रथम महायुद्ध में जिन राष्ट्रों ने भी उसमें हिस्सा लिया तो उन्होंने वो प्रलय देखा है भाई, इसलिए। और रेनहॉल्ड नेहरू के शब्दों में सुरक्षित रहने की तथा शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति का संचय करना या राज्य का मूलभूत क्या है, एक अधिकार है। राज्य का एक मूलभूत अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता की रक्षा अथवा परराष्ट्र नीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र को शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है, बिगर सहारा लिए पार नहीं पड़ती है भाई। तो इसलिए क्या उसे सहारा लेना ही पड़ता है। वही राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थान बना पाते हैं जो शक्ति सामर्थ्य भी रखते हैं, और उन्हीं राज्यों का इस विश्व के अंदर, इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर वर्चस्व रहता है जिनके पास क्या है, शक्ति है। आज अपन एक उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्र जो हैं वो इतने पावरफुल बने हुए हैं विश्व के अंदर कि जिनके नाम का सिक्का चलता है तथा उसका प्रदर्शन और प्रयोग भी करते हैं। वो प्रत्येक राज्य स्वयं ही शक्तिशाली न होकर के शांति काल में विदेश नीति में सफलता प्राप्त करता है तथा युद्ध में अपने सामर्थ्य से ही अपनी रक्षा में वो समर्थ होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य का लक्ष्य अधिकाधिक राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना होता है, और प्रत्येक राज्य जो होता है उसका यही लक्ष्य रहता है कि भाई उसे अधिक से अधिक क्या, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना है। अब वह शक्ति जिसको अपने राज्य में उत्सुकता पूर्वक सुरक्षित रखना तथा दूसरों में सफलतापूर्वक देखना आवश्यक होता है। अंतिम विश्लेषण के अनुसार सैनिक शक्ति अथवा युद्ध करने की जो योग्यता है, तो शक्ति का स्वतः अर्थ है मित्रों को प्राप्त करने तथा लोगों को प्रभावित करने, सहानुभूति जागृत करने, आज्ञा पालन करने का अधिकार प्राप्त करने पर बल प्रयोग, प्रचार तथा सम्मान एवं सहयोग उत्पन्न करने वाले कुछ ये क्या है, बिंदु हैं। इसलिए समस्त विगत जो ये अनुभव अपन ने जो ये स्टडी की है ना, इससे प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है कि अन्य राज्यों के मुकाबले में अपने हित की रक्षा करने तथा अपनी स्थिति को सुरक्षित करने की योग्यता अपनी सशस्त्र हिंसा का प्रभावकारी रूप में प्रयोग करने की योग्यता पर क्या निर्भर रहती है। कुछ अपवादों को छोड़ करके कोई भी राज्य जो दृढ़ता पूर्वक मान लीजिए युद्ध करने की शक्ति न रखता हो और उचित रूप में यह आशा नहीं कर सकता कि दूसरे राज्य उसकी मांगों को क्या करें, पूरी करें। अब उसकी इच्छाओं की ओर ध्यान दें अथवा उसके जीवित रहने तक के अधिकार को स्वीकार करें। कूटनीति का सौदा करने की प्रक्रिया में मर्यादा सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। कूटनीति का यदि सौदा करें तो उसके अंदर मर्यादा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और मर्यादा का अर्थ है शक्ति की प्रतिष्ठा। मर्यादा का अर्थ क्या होता है, शक्ति की प्रतिष्ठा होता है। इस प्रकार कूटनीति प्रश्न युद्ध है। ठीक जिस प्रकार की युद्ध से तात्पर्य समझौते की बातचीत के स्थान पर सैनिक बल प्रयोग द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्णायक होती है। तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई भी राष्ट्र है और उस राष्ट्र को यदि अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो उसे किसकी आवश्यकता होगी, शक्ति की होगी। अब शक्ति साधन और साध दोनों है, क्योंकि इसे साधना भी पड़ता है और एक प्रकार से ये शक्ति साधन भी है और साध भी है, दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं। और अपन लिखेंगे कि शक्ति साधन है।
शक्ति साधन है। अब शक्ति साधन किस प्रकार से है ये अपन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंदर क्या एक साधन है, शक्ति साधन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या एक साधन है। राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य का जो व्यवहार है उसे क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं। जिस प्रकार से धन एक साधन है, धन एक क्या है, साधन है, और धन से अन्य कई चीजें खरीदी जा सकती हैं। धन एक क्या हुआ, साधन हुआ, और धन से अन्य कई जो चीजें हैं वो खरीदी जा सकती है। उसी प्रकार शक्ति विदेश नीति का एक क्या है, साधन है। शक्ति जो है वो विदेश नीति का एक क्या है, साधन है, और शक्ति के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यों यानी जो राष्ट्र के हित जिसमें निहित होते हैं को प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसमें उसके राष्ट्रीय हित निहित होते हैं, तो उन्हें वो प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा भाई, शक्ति के द्वारा किया जाएगा। शक्ति के माध्यम से एक राष्ट्र को प्रतिष्ठा, भूमि, कच्चा माल, सुरक्षा और मित्र प्राप्त हो सकते हैं। शक्ति एक ऐसा साधन है कि इसके माध्यम से कोई भी जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को प्रतिष्ठा, भूमि, कच्चा माल, सुरक्षा और मित्र प्राप्त हो सकते हैं। सन 1962 के अंदर, सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके यथाशीघ्र युद्ध बंद कर दिया। 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब चीन ने इसके साथ, भारत के साथ युद्ध किया, लेकिन उसे शीघ्र ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। सन 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करने भी थोड़े ही दिनों में युद्ध बंद कर दिया। 1979 में क्या किया, इसने वियतनाम के ऊपर भी आक्रमण किया चीन ने, लेकिन कुछ ही दिनों में युद्ध को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ऐसा लगता है कि चीन का उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र था। अब इससे ये महसूस होता है, ऐसा अपन फीलिंग करते हैं कि चीन ने जो ऐसा किया वो शायद उसका एक प्रदर्शन था, उसे शक्ति दिखाने का। इससे जहाँ उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होने की अभिलाषा थी, वहीं थोड़ा बहुत प्रादेशिक लाभ भी उसे मिला, और हमारे भारत की तो काफ़ी सीमाओं के ऊपर उसका आधिपत्य हो गया है, और अभी भी चल रहा है अपना सीमाओं के ऊपर। चीनी सेना है, हमारी भारतीय सेना है, वहाँ पर पड़ी हुई है आपस में। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, मैक-मोहन रेखा जिसे कहते हैं अपन, भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसके ऊपर सेना दोनों तरफ है और चौकबंदी किए हुए हैं वहाँ पर। दोनों ही मामलों में चीन ने शक्ति को विदेश नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि शक्ति एक क्या है, साधन है। एक उदाहरण लेंगे कि भाई जिस प्रकार से चीन ने जैसे भारत पर 1962 में युद्ध किया, 1979 में वियतनाम के ऊपर, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे क्या कर दिया, युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी उसने। वो उसकी एक अभिलाषा थी, उसे कुछ प्रतिष्ठा भी इससे प्राप्त हुई, और ये था कि भाई कुछ भूमि भी उसे उसके अंदर मिल गई, तो वो शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि वो आज क्या है, पावरफुल। और वास्तव में चीन इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो अमेरिका को भी धमकी देने लग गया है। जो दुनिया के अंदर एक शक्ति है, कौन, अमेरिका, उसको भी वो परास्त करने के लिए तत्पर है। तो ये उदाहरण से स्पष्ट है कि भाई शक्ति एक क्या है, साधन है। अब दूसरा अपन देखेंगे कि शक्ति क्या है, साधन है। शक्ति साध्य है। शक्ति क्या है, साध्य है। अब साध्य कैसे है वो भी अपन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति और
जो राष्ट्र है वो शक्ति को साध्य मानने की क्या भूल कर बैठते हैं। अब राजनीतिज्ञों की अधिकतम शक्ति संचय की महत्वाकांक्षा और छोटे छोटे महत्वहीन मुद्दों पर बल प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति या धमकी है वो शक्ति को साध्य में परिवर्तित कर देती है। जैसे धमकियां वगैरह देते हैं या बल प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है ये शक्ति को साध्य में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। जैसे अपन हिटलर और मुसोलिनी का एक उदाहरण लेते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साधन न होकर के क्या थी, एक साध्य थी। इस दुनिया में हिटलर का भी नाम है और मुसोलिनी का भी नाम है। हिटलर अच्छा एक तानाशाही हुआ है, मुसोलिनी है उसने भी बढ़िया तानाशाही दिखा करके और वहाँ शासन किया है इन्होंने। तो उन्होंने जो शक्ति का जो प्रदर्शन किया वो एक क्या, वो साध्य इसे मानते हैं। मार्गेनथाउ ने राजनीति के यथार्थवाद में 6 सिद्धांतों का निचोड़ यही है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात शक्ति ही राष्ट्रीय हित है और प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का अंतर्गतवा ध्येय शक्ति का अर्जन है और शक्ति अपने आप में एक क्या है, उद्देश्य है। इसलिए अपन शक्ति को क्या कह सकते हैं, साध्य कह सकते हैं। शक्ति एक साधन भी है और शक्ति एक क्या है, साध्य भी है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएगा तुम्हारे 4 नंबर का तो ये पूछेगा कि शक्ति साधन है अथवा साध्य लिखिए। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग अपने को एक ही प्रश्न के अंदर इनका आंसर देना है। तो इस प्रकार से अपन लिख देंगे कि भाई शक्ति एक साधन है, उसके अंदर ये बातें लिखेंगे, शक्ति एक साधन है, इसके अंदर भी ये बात लिखेंगे। आज इतना ही।